नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लास में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की। मैं बात करूंगा आपसे कि अर्थशास्त्र बेसिकली क्या है। मैं ये भी बात करूंगा कि अर्थशास्त्र का डिफिनीशन विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने, उसके स्कूल्स ने किस तरीके से परिभाषित किया और बदलते हुए समय के साथ इसके परिभाषाओं में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स से अलग है, मतलब किस तरीके से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से एक अलग विषय वस्तु के रूप में सामने आता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इस महत्वपूर्ण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमेशा एक क्वालिटी वाले स्टडी मटेरियल मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस बोर्ड के हेडिंग से समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का एक परिचय आपको दूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चूंकि ये जो मेरा व्याख्यान है और ये जो मेरा लेक्चर है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के बच्चों के लिए, यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। आपको मैं बताऊं कि जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली यूपीएससी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में है। अगर आप अपने सीनियर से इस पे बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो आप लोग जरूर इसके बारे में बताएंगे कि इकोनॉमिक्स जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी में एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे कि लगातार इकोनॉमिक्स का रोल जो है यूपीएससी में बढ़ा है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं, कॉम्प्लेक्स पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। जब तक आपको विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जब तक इसके कॉन्सेप्चुअल साइड को आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आप पूछे जाने वाले प्रश्न जो यूपीएससी में पूछे जाए या पीसीएस में पूछे जाए, अगर वो उसके इम्प्लीकेशन भी हों, करेंट अफेयर से भी जुड़े हुए हैं, तब भी आप उसको समझ नहीं पाते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक जो उसकी ओरिजिनल थीम है, उसको हम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लें ताकि हम किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, मैं ये देखता हूँ कि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हो, एडिटोरियल के माध्यम से पढ़ते हो और किसी एक करेंट इश्यूज के ऊपर इकोनॉमिक्स का एक आप पेज पढ़ते हो, एक आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो देखते हो कि इसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट्स आपसे मिलते हैं और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कि जो रूपी की प्राइस है वो डिप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर और आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो कि इसके क्या क्या इंपैक्ट इकोनॉमी में पड़ रहे हैं। अगर आप रूपी का डिप्रिसिएशन नहीं जानते हो, डॉलर का अप्रिसिएशन नहीं जानते हो, तो फिर वो आर्टिकल्स पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम बहुत अच्छे से समझें। जब आप पढ़ते हो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और आप ये पढ़ते हो कि रेपो रेट बढ़ गया है, रिवर्स रेपो रेट जो है बढ़ गया है या फिर घट गए हैं, तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हुआ क्या एक्चुअली। जब तक आप रेपो को नहीं समझोगे, रिवर्स रेपो को नहीं समझोगे या इसके किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक इसके व्यवहारिक पक्ष को समझ ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैं देखता हूं कि जो एस्पिरेंट है यूपीएससी के, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक्स को इसलिए बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट का बहुत बेहतर नहीं होता है। तो हम पूरा का पूरा जो है हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मैं प्रयास करूंगा कि कंसेप्टुअल साइड आपका मैं बहुत स्ट्रांग कर दूं, जिससे कि कभी भी आपका इकोनॉमिक्स से डर न लगे, आपका डर बाहर निकल जाए। बस यही होना चाहिए। जब आपका डर बाहर निकल जाएगा तो आप बहुत अच्छा करोगे किसी भी विषय में। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है बात करेंगे सबसे पहले कि जो इकोनॉमिक्स है, जिसको आप हिंदी में जो है अर्थशास्त्र कहते हो, इसका परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र का परिभाषा हम सीखेंगे कि अर्थशास्त्र को परिभाषित कैसे किया गया है, इसका परिभाषा क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र का परिभाषा जब हम चर्चा करेंगे तो मैं आपसे बताऊंगा कि अर्थशास्त्र का परिभाषा बेसिकली 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। दूसरा मैं ये बात करूंगा कि न्यू क्लासिकल क्या सोचते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर मैं ये आपसे बात करूंगा कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं और फिर मैं बात करूंगा प्रोफेसर जेके मेहता का परिभाषा क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं रखूंगा क्लासिकल का व्यू, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल साहब आते हैं। न्यू क्लासिकल में मार्शल पीगू कैनन आते हैं। मॉडर्न में प्रोफेसर रॉबिन्स आते हैं और प्रोफेसर जेके मेहता, चूंकि एक यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप एचओडी रहे इकोनॉमिक्स से, इन्होंने काफी काम किया इकोनॉमिक्स के
डिफिनीशंस और उसके बिहेवियरल साइड पे, तो इनकी परिभाषा को भी मैं इसलिए चर्चा में शामिल करूंगा क्योंकि कई बार जब आप यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देने जाते हो तो इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। मुझसे स्वयं ही इसके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों, इन सभी परिभाषाओं को आपको मैं बताऊं उसके पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो परिभाषाएँ हैं नो डाउट आपको समझनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिहेवियर का पार्ट है इकोनॉमिक्स, उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर इन पेचीदगियों को, कॉम्प्लेक्सिटी को, इन परिभाषाओं को आप समझते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो मैं आपसे यहाँ बता दूँ कि इकोनॉमिक्स जो है ना, एक बहुत ही व्यवहारिक सब्जेक्ट है, बहुत ही व्यवहारिक। इसका जो है जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसका यूज बहुत होता है। चाहे आप इकोनॉमिक्स जानते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये बिल्कुल नहीं करता कि आपको इकोनॉमिक्स का पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, लेकिन आप इकोनॉमिक्स का प्रयोग अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में बहुत करते हो। कैसे करते हो, आइए इस पे चर्चा करें। पापा आपको हर महीने जो है 3,000 रुपये देते हैं और कहते हैं बेटा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अब आपको मिला 3,000 रुपये और आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता है 30,000 रुपये की पर मंथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च तो नवयुवकों को ही होता है। तो आपको ज़रूरत है 30,000 रुपये की, पापा ने दिया 3,000 रुपये और बोले कि जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी। अब इकोनॉमिक्स का जो शुरुआत है ना, बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के पास, चाहे किसी फर्म के पास, चाहे किसी देश के पास, और उसको ढेर सारे उसके काम होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा जो है यूज होता है, उसका जो है बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ऐसे में क्या होता है, एक प्रेफरेंस ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को, कौन से इंपॉर्टेंट वर्क को हम पहले करें। अब 3,000 रुपये मेरे पास हैं, 3,000 रुपये मेरे पास हैं, तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं इस 3,000 रुपये का बुक परचेज कर लूं, अपने लिए शूज परचेज कर लूं, अपने लिए कपड़े परचेज कर लूं, या फिर इससे मैं क्या करूं, क्योंकि आवश्यकता तो मुझे 30,000 की है। तो जो साधन है हमारे वो हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन जो हमारे नीड है, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन उन्हीं आवश्यकताओं को इस सीमित साधन में हमको अचीव करना पड़ता है। अब जरा देखो, मम्मी जो है इकोनॉमिक्स नहीं जानती और पापा ने 10,000 रुपये मम्मी को दिया कि घर का खर्च चलाना है। मम्मी 25,000 रुपये लाता तो बहुत अच्छे से खर्च चलाती, और मम्मी जो है बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक्स लगाती है, फिर भी वो इकोनॉमिक्स का यूज करती है और अपने प्रेफरेंस ऑर्डर से ये क्लियर करती है कि हमारे घर में आवश्यकता किस चीज़ की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स है, सामग्रियों के ऊपर खर्च है, बिजली का बिल देना उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उसको जो है दूध का बिल देना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो कई बार आप देखेंगे कि आपको मूवी देखने के लिए पैसे नहीं देगी, आपको बाहर घूमने के लिए पैसे नहीं देगी, तो वो प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करती है कि उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वर्क। तो इकोनॉमिक्स ये सिखाता है हमको कि जब आपके पास पैसे कम हो, आपके साधन सीमित हो और आपके बहुत ज़्यादा आपको वर्क हो, आपके जो काम बहुत ज़्यादा हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना, तो ऐसे में जो आपके पास सीमित संसाधन है उसका सबसे बेहतर जो है क्या यूटिलाइजेशन है, उसका सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर उपयोग क्या है, ये इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो ये जो है मैं बिल्कुल जो आप कह रहा था, इस बात को कभी भी आप महसूस करिएगा, चाहे आप इकोनॉमिक्स का किसी तरह का पुस्तकीय ज्ञान रखें न रखें, ये मैटर का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि आप जो है उन सीमित साधनों का सबसे बेहतर उपयोग कैसे करते हो, और ये बेसिकली यही इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक पक्ष क्या है। अब आइए, अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो मैं अब आपसे ये चर्चा कर लूँ कि एक्चुअल में जो डिफरेंट लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या बताते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्लासिकल की बात करेंगे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, ये लोग आते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूँ क्लासिकल, तो क्लासिकल बेसिकली एक स्कूल है और उस स्कूल के बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, बहुत लोग हैं जो उसको एक स्कूल के रूप में तब्दील करते हैं। उसमें जो सबसे बड़े बड़े नाम आप देखोगे तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, माल्थस, ये लोग आते हैं। इसमें जो एडम स्मिथ साहब है ना, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। एडम स्मिथ साहब को क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो है अर्थशास्त्र के पिता हैं, नोट कर लीजिएगा कि जो
एडम स्मिथ साहब है ना, इनको हम कहते हैं अर्थशास्त्र का पिता। क्लासिकल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने किया था। ओके ना, सबसे पहले जो है कार्ल मार्क्स ने किया क्लासिकल शब्द का उपयोग। और यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि जो एडम स्मिथ साहब हैं ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको माना जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी, 1776 में, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये देखिए 1776 में एडम स्मिथ साहब की एक पुस्तक आती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब को बहुत लोग वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, राष्ट्रों का धन, वेल्थ ऑफ नेशंस भी। लेकिन जो पूरी किताब थी, कई बार देखिए पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि एडम स्मिथ की जो महान कृति रही है 76 वाली, उसका नाम क्या है, तो आप समझ रहे होंगे ना, उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी किताब है, ये 1776 में पब्लिश हुई। अब जो एडम स्मिथ साहब की ये पुस्तक आती है, जरा इस किताब के शीर्षक से ही आप देखिए जरा। ये कहते हैं कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, आइए प्रकृति में एक परीक्षण करते हैं, एक निरीक्षण करते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और पता लगाते हैं कि किसी राष्ट्र में जो धन है उसका कारण क्या है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इसके पूरे किताब की नाम है, 1776 में ही आती है, वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब में एडम स्मिथ साहब ने इकोनॉमिक मैन की परिकल्पना की थी, बहुत ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमिक मैन, जिसको हम कहते हैं आर्थिक मानव, इकोनॉमिक मैन की परिकल्पना की एडम स्मिथ साहब ने। आर्थिक मनुष्य की परिकल्पना की है कि जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, एक आर्थिक मानव होता है। अब आर्थिक मानव क्या होता है भाई, इकोनॉमिक मैन क्या होता है? देखिए जरा, आप पापा को देखते हैं, सुबह जो है जगते हैं और ऑफिस जाते हैं, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, फिर ऑफिस के बाद कुछ और भी काम उनको रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जो ये तमाम तरह का दिन भर का दौड़ा बागी है, इसका जो कहीं ना कहीं आप उद्देश्य पता लगाने का प्रयास करोगे ना, तो उद्देश्य आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि संसाधन बढ़े, घर के खर्च बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था करें जिससे घर की आमदनी बढ़े। तो एडम स्मिथ साहब ने यहाँ पे ये रखा कि जो मनुष्य होते हैं वो आर्थिक होते हैं, वो जो काम करते हैं उस काम का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं वो पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ना आर्थिक मानव की परिकल्पना करते हैं। और इसमें जो है आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट से, जैसे किताब के नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। तो जो ये क्लासिकल थे, ये पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र को इन्होंने परिभाषित किया था ना, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है वेल्थ बेस्ड डिफिनीशन, धन आधारित परिभाषा, बहुत ध्यान से समझिएगा, धन आधारित परिभाषा, धन आधारित परिभाषा। जो इनका परिभाषा है अर्थशास्त्र का वो धन आधारित है, मतलब धन के आधार पे इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो ये सिखाता है कि राष्ट्रों का जो धन है वो कैसे अधिक होगा। मतलब एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो ये सिखाता है कि किसी भी देश का धन कैसे ज़्यादा होगा। अब देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थिंकिंग है वो ये महत्वपूर्ण रखता है कि हमेशा महत्वपूर्ण है राष्ट्र का धन। एक राष्ट्र धन कैसे इकट्ठा करे, उसके पास कैसे ज़्यादा धन आए, वैभव आए, संपदा आए, और जितना ज़्यादा धन वैभव संपदा होगी उतना ही वो राष्ट्र ज़्यादा विकास करेगा। तो जो अर्थशास्त्र है वो ये सिखाता है कि किसी राष्ट्र का जो धन कैसे अधिक होगा, इसलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, धन का विज्ञान कहा है। ये जो है ऐसा साइंस है जो धन का विज्ञान है, जो सिखाता है कि धन कैसे ज़्यादा होगा। अब जब इस चीज़ को आप पढ़ते हो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के परिभाषा को, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए दो शब्द मैं यहाँ आपसे बता रहा हूँ और दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक शब्द आप पढ़े होगे साध्य, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एंड, और दूसरा शब्द पढ़े होगे साधन, फैक्टर, मीन, इसको आप फैक्टर भी बोल सकते हो।
जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ध्यान से आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन आप बनाइएगा, जो क्लासिकल हैं उनके अकॉर्डिंग जो साध्य है, जहां हमको पहुंचना है, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो है धन, वेल्थ। What is your ultimate objective? The ultimate objective of the country is creating more and more wealth. It means to say the objective, the ends is wealth maximization. तो जो ends है, जो साध्य है, वो है धन को अधिक करना, धन को बढ़ाना। और जो साधन है, मीन है, वो है मानव। आखिर में धन को इकट्ठा कौन करेगा? मनुष्य करेगा। तो जो प्रमुख हो गया, जो प्राइमरी हो गया, दैट इज द वेल्थ, एंड द सेकेंडरी इज द ह्यूमन मैन। मतलब जो प्रमुख है वो धन है, बहुत ध्यान से समझिए। जो प्रमुख है वो क्या है? धन है। जो गौण है वो क्या है? वो मनुष्य। जो प्रमुख है वो धन है, जो गौण है वो मनुष्य है। प्राथमिक जो है धन है, द्वितीयक जो है मनुष्य है। आप बताओ जरा, महत्वपूर्ण इनके क्लासिकल में क्या हो गया? धन। और कम महत्वपूर्ण क्या हो गया? सेकेंडरी क्या हो गया? मैन। क्या ये सही है? आप धन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रखते हैं? नहीं, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो आप हैं और आपकी हैप्पीनेस है। आपको पैसे किस लिए चाहिए? आप धन क्यों कमाना चाहते हैं? आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए, आपके परिवार के खुशी के लिए, वेलफेयर के लिए। लेकिन यहां पे जरा आप देखोगे ना, इन्होंने उल्टा बताया, दैट इज द एंड्स इज द वेल्थ। जो प्रमुख है, जो साध्य है, जहां पहुंचना है, जो अल्टीमेट गोल है ना, वो गोल इनका है धन। और जो इस धन तक पहुंचने का माध्यम है, जो साधन है, वो मनुष्य। तो मनुष्य तो साधन हो गया भाई, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द वेल्थ, ये तो धन हो गया। क्या ये सही है? इसी चीज की बहुत ही कड़ी आलोचना करते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। दोस्तों वो हैं जो क्लासिकल के बाद आते हैं, इनको हम कहते हैं नव क्लासिकल, नियो क्लासिकल। और इसमें जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ना, उसमें मार्शल पिगू और कैनन साहब आते हैं। इन्होंने काफी कुछ जो है इकोनॉमिक्स के परिभाषाओं में बदलाव किया है। इन्होंने काफी कुछ, आप देखोगे, इकोनॉमिक्स के परिभाषाओं में क्या किया है? बदलाव किया है। मार्शल, पिगू, कैनन। इनका जो इकोनॉमिक्स का परिभाषा होती है वो होती है वेलफेयर बेस्ड। वेलफेयर बेस्ड का मतलब है कल्याण आधारित। इनकी जो परिभाषा है वो किसके ऊपर है? कल्याण आधारित है, वेलफेयर बेस्ड है। अब जरा देखिए, इनका ये मानना है, मार्शल का, पिगू का, कैनन का, कि जो इकोनॉमिक्स है वो ये नहीं सिखाता कि किसी भी राष्ट्र का धन अधिक कैसे हो, बल्कि वो ये सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र का कल्याण अधिक कैसे हो। कल्याण अधिक कैसे हो का मतलब है कि उसका वेलफेयर कैसे ज्यादा होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां पे इंपॉर्टेंट क्या था? धन। यहां पे महत्वपूर्ण क्या है? आपका वेलफेयर। अगर मैं इसी को पहले वाले आधारित फिर से करूं तो व्हाट इज द एंड्स ऑफ न्यू क्लासिकल, तो आप देखोगे जो साध्य है वो न्यू क्लासिकल में बदल गया, वो हो गया वेलफेयर, कल्याण। किसका कल्याण? मनुष्य का कल्याण, मैन का। और जो मीन हो गया, जो माध्यम है, वो क्या हो गया? धन, वेल्थ। अब इस चीज से बहुत क्लियर कट आप समझिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यू क्लासिकल, मार्शल, पिगू, कैनन। एक्चुअली में अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो यहां पे इन्होंने जो परिभाषा दिया था क्लासिकल ने, उसको एकदम से उल्टा करके रख दिया। इन्होंने बताया जो साध्य है, जो एंड है, वो है वेलफेयर। किसका वेलफेयर भाई? मनुष्य का, मानव का कल्याण। मानव का कल्याण है, तो मानव का जो कल्याण है वो महत्वपूर्ण है। तो दैट इज द एंड्स, यही तो साध्य है कि मनुष्य का कल्याण बढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि कैसे किसी इकोनॉमी का, कैसे किसी राष्ट्र का कल्याण अधिक होगा। इट मीन टू से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट गोल इज द enhancing welfare, not enhancing money, not enhancing the wealth. And what is the secondary? Secondary क्या है? मीन, माध्यम क्या है? That is the money, wealth.
यहां पे इन्होंने क्लासिकल के डिफिनीशन को उलट के रख दिया। क्लासिकल जहां ये बता रहे थे कि जो मनुष्य है वो द्वितीयक है, और जो प्राथमिक है ना वो बता रहे थे क्या है, धन है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग आप आओगे ना, वो प्राथमिक है मनुष्य, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राथमिक। मुख्य कौन है, प्राथमिक कौन है, मुख्य है मनुष्य और उसका कल्याण, दैट इज द प्राथमिक। सेकेंडरी क्या है ना, सेकेंडरी क्या है, द्वितीयक क्या है, द्वितीयक क्या है दोस्तों, वो है वेल्थ, ये है उसका धन। तो यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं वो बिल्कुल क्लासिकल से उलट परिभाषा रखते हैं। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि किसी देश का कल्याण कैसे अधिक होगा, धन नहीं कल्याण महत्वपूर्ण है, आपका कल्याण। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं, उसका प्रमुख क्या है, प्रमुख है हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस, एक वेलफेयर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडरी इज मनी, सेकेंडरी इज सैलरी। यहां पे देखो इन्होंने परिभाषाओं को पलट के रखा। क्लासिकल धन को प्रमुख मानते थे, लेकिन ये धन को गौण मान लेते हैं। इसलिए माना जाता है कि न्यू क्लासिकल की डिफिनेशन मच बेटर देन क्लासिकल। क्लासिकल से इन्होंने बेहतर तरीके से परिभाषित किया है, और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं इस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि न्यू क्लासिकल की जो डेफिनेशन है ना वो एग्जैक्टली क्लासिकल से बेटर डेफिनेशन है, क्योंकि इन्होंने जो है उस परिभाषा को ज़्यादा जो है बेहतर बनाया और उसको रेशनल बनाया। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग दो तरह के परिभाषाओं को बहुत क्लियर कट समझ चुके हैं, एक क्लासिकल की और दूसरी न्यू क्लासिकल की। अब मैं इस दोनों को मिटाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न डेफिनेशन वो किसकी है, वो है प्रोफेसर रॉबिन्स की। तो आप लोग हेडिंग डाल लें मॉडर्न डेफिनेशन। अब आपको आधुनिक परिभाषाओं पे मैं लेके आता हूं। ओके, प्रोफेसर रॉबिन्स इन्होंने अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा दी है, मॉडर्न डिफिनीशन दी है, और इस परिभाषा में तीन भाग हैं। पहला क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, और तीसरा इसमें है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में तीन चीजें हैं, अगर आप तीन चीजों को समझ लें, और सबसे बेहतर परिभाषा जो माना जाता है ये प्रोफेसर रॉबिन्स का माना जाता है। पहला क्या है, अनलिमिटेड वांट। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब होता है असीमित इच्छा, असीमित इच्छा, आवश्यकता, असीमित आवश्यकता। दूसरा लिमिटेड रिसोर्स, सीमित साधन, और तीसरा है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। देखिए प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में तीन चीजें हैं, 1 2 3। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन, दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन। और मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स को सबसे अच्छे तरीके से कोई परिभाषित किया है और इकोनॉमिक्स का कोई सबसे अच्छा परिभाषा दिया है तो ये माना जाता है वो प्रोफेसर रॉबिन्स का परिभाषा है। और इन्होंने अपने परिभाषा में 3 बातें रखी जो बहुत ही, मैं कहता हूं कि बहुत ही व्यवहारिक है। अब पहला इसमें बात क्या है व्यवहारिकता का, कि अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकता है। दूसरा इसमें व्यवहारिक चीज क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, और तीसरा क्या है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स।
इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं, वो अनलिमिटेड टाइप की हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई एक इच्छा बताइए, तो आप कहोगे सर मुझे एक मोबाइल परचेज करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो 10,000 रुपये और एक मोबाइल परचेज कर लो। आप 10,000 रुपये में एक मोबाइल परचेज करके लाते हो। क्या उसके बाद आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कि अब आपके पास मोबाइल आ गया, अब कोई इच्छा नहीं है? कुछ दिन बाद मैं पूछता हूँ तो आप कहते हो सर मेरे पास सुई नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ तो आप बोलते हो मेरे लिए स्वेटर नहीं है, मेरे पास जैकेट नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास स्कूटी नहीं है कि नहीं? फिर आप बोलते हो कि मेरे पास कार नहीं है। तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं अनलिमिटेड है, लेकिन बहुत ध्यान दीजिए, पापा की आवश्यकताएं भी अनलिमिटेड है, दादाजी की आवश्यकताएं भी अनलिमिटेड है, पूरे देश के सभी लोगों की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। कभी भी आप जरा देखोगे कि देश में काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको जो है हेल्थ मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। आपको जो है मिड डे मील भी मिलना चाहिए, आपको स्कूल बैग भी मिलना चाहिए, लोगों के लिए जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से गेहूं भी मिलना चाहिए, क्या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए, है कि नहीं, हर गांव में वाईफाई लगनी चाहिए। तो अनलिमिटेड स्वाद है ना, दिक्कत ये है, ये देखो अनलिमिटेड वांट्स, आवश्यकताएं हमारी असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के जो साधन है हमारे, वो साधन लिमिटेड, ये समस्या है। अनलिमिटेड वांट है और उनको फुलफिल करने के जो साधन है ना, वो हमारे पास लिमिटेड है। समस्याएं कब नहीं आती? जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स तो होते, बट उनको फुलफिल करने के जो साधन है वो भी अनलिमिटेड होते। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन उसको फुलफिल करने के जो साधन है वो लिमिटेड है। तो अब ये बताओ आप कि एक्चुअली ये दोनों कभी मैच नहीं करेंगे। हमको आवश्यकता है 5 लाख रुपए की, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये है। आपको आवश्यकता है 25,000 रुपये की और पापा 3,000 दे के बोलते हैं बेटा जाके जी ले अपनी जिंदगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको फुलफिल करने के जो साधन है वो लिमिटेड है। तो यहाँ ही इकोनॉमिक्स रोल प्ले करता है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, उन साधनों का वैकल्पिक उपयोग क्या है ये बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, व्हाट इज द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए किसी भी एजेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, उसका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन। एक कंज्यूमर हो, एक प्रोड्यूसर हो, एक कोई भी इकोनॉमिक एजेंट है, वो चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो। और मैक्सिमाइजेशन तब होगा कि जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज हो करे। अगर वो बेस्ट पॉसिबल यूज करता है तो जो है वो जो है बेहतर सिचुएशन में आ सकता है। लेकिन इसको सिखाएगा कौन? दैट इज द इकोनॉमिक्स। इट मीन टू से इकोनॉमिक्स द साइंस दैट रिलेटेड विद योर डिसीजन मेकिंग। वो आपके डिसीजन मेकिंग से संबंधित है और वो ये सिखाता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज क्या है, उसके सबसे बेहतर उपयोगी क्या है। What is the best possible use of your limited resources? It means to say, it concerns is that economics is a behavioral science. That is a decision making science. वो एक डिसीजन मेकिंग साइंस है, वो डिसीजन मेकिंग चीज़ है जो ये आपको सिखाता है ना कि किस तरीके से सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज जो है होगा। तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स की डिफिनीशन है, प्रोफेसर रॉबिन्स का डिफिनीशन इस सेंस में सबसे बेहतर डेफिनेशंस के रूप में सामने आता है, जो ये बताता है कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स इससे रिलेटेड है इकोनॉमिक्स कि वो डिसीजन मेकिंग साइंस के रूप में आता है कि एक इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज हो सके। ये कंसर्न है आपके इकोनॉमिक्स का। तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। तो देखिए 3 तरह के परिभाषाओं को हमने सीखा है। एक तो क्लासिकल डेफिनेशंस को हमने सीखा जो कि एडम स्मिथ से संबंधित था, रिकार्डो से संबंधित था। दूसरे
नंबर पे हमने जो सीखा है वो न्यू क्लासिकल परिभाषा को सीखा है, जो कल्याण पे आधारित थी, जो मार्शल पीको और केनन से संबंधित था। और जो तीसरी परिभाषा है वो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा है, जो कि स्कार्सिटी पे आधारित है। ये जो है सीमितता पे आधारित है, संसाधनों के सीमित होने पे आधारित है। तो आप समझ गए तीन तरह की परिभाषाओं को, क्लासिकल को, न्यू क्लासिकल को और मॉडर्न को। अब एक आपके सामने और भी मैं परिभाषा को जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पीसीएस के परीक्षा में बेसिकली जो है इनको कई बार पूछा जाता है। जब मैं गया था लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पीसीएस साक्षात्कार में, 2009 की परीक्षा थी, सॉरी वो हुआ था 2011 में उसका इंटरव्यू, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2009 का वो परीक्षा था। तो उसमें जो है जब पता लगा बोर्ड को कि मेरा जो पीजी में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, तो उस बोर्ड ने मुझसे ये पूछा कि यू नो अबाउट प्रोफेसर जेके मेहता, आप जेके मेहता के बारे में जानते हो? मैंने कहा यस आई नो अबाउट प्रोफेसर जेके मेहता। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक सिद्धांत क्या। अब जरा देखिए, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो प्रोफेसर जेके मेहता साहब है, प्रोफेसर जेके मेहता, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी थे और माने जाने इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर जेके मेहता। इनको माना जाता है एक फिलोसफिकल इकोनॉमिस्ट, फिलोसफिकल इकोनॉमिस्ट। ये भारत के जो है एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो दार्शनिक अंदाज का है। इनको कहा जाता है दार्शनिक अर्थशास्त्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ये दार्शनिक अर्थशास्त्री हैं। इनके इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं दर्शन दिखाई देता है आपको। बहुत आपको ऐसे कम इकोनॉमिक्स दिखाई देंगे दोस्तों जो दर्शन से संबंधित होंगे, और इनको कहा जाता है इंडियन फिलोसफिकल सेंट इकोनॉमिस्ट भारतीय साधुवादी दार्शनिक अर्थशास्त्री। ये सन्यासी भी हैं, तो ये है इनका फिलोसफिकल इकोनॉमिस्ट, दार्शनिक सन्यासी, दार्शनिक अर्थशास्त्री। और इनका जो थ्योरी है, जो इकोनॉमिक्स को इन्होंने परिभाषित किया है, वो है वांटलेसनेस, इच्छा विहीनता, इच्छा विहीनता का सिद्धांत, इच्छा विहीनता पर आधारित है। अब जरा देखिए जरा आप लोग, बहुत मजेदार चीज है। जो प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा है, मैंने जैसे कहा कि ये अर्थशास्त्री भी हैं और दार्शनिक भी हैं, बौद्ध दर्शन का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो इनका जो परिभाषा है ना, वो कहीं ना कहीं दर्शन से संबंधित। इन्होंने वांटलेसनेस थ्योरी दिया, इच्छा विहीनता का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि आपका दिमाग जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, लेकिन जब कोई एक इच्छा आ जाती है आपकी कि मुझको एक जूता पसंद आया, मुझे जूता परचेज करना है, तो जो आपका जो माइंड का इक्विलिब्रियम है वो भंग हो जाता है। और वो तब तक भंग रहता है जब तक कि आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती। और इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आवश्यकताएं आती जाती है। कभी मुझे मोबाइल खरीदना है, कभी मुझे जूता खरीदना है, मुझे कभी कपड़े खरीदने हैं, कभी मुझे बाइसिकल खरीदना है, कभी मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है, मुझे कभी कार खरीदना है। तो एक्चुअली में आवश्यकताएं तो लाइफ टाइम है और वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास संसाधन कभी नहीं होंगे। हमेशा जो है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के पास भी आप जाइए, यही समस्या है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आप फिजिकल डेफिसिट देखिए 8% से ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है बारोइंग कर रही है, खर्चों को पूरा कर रही है। जैसे हमारे घर का हाल है वैसे गवर्नमेंट का हाल है। क्या करे भाई, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आता है, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने आता है। तो उसके खर्चे हैं। आपको फ्री ऑफ एजुकेशन चाहिए, आपको फ्री वैक्सीनेशन हमको चाहिए, हमको जो है हर तरह की फैसिलिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है डेफिसिट में रहेगी। तो वही मैंने कहा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये जैसे एक फैमिली को दिखाई देता है, वैसे गवर्नमेंट के सामने, वैसे एक फर्म के सामने भी हो सकती है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि एक्चुअली जो है इकोनॉमिक्स इससे संबंधित है कि आपको आवश्यकता विहीनता के स्थिति में कैसे ले जाया जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट, कि आपको आवश्यकता विहीनता, इच्छा विहीनता के सिचुएशन में आपको कैसे ले जाया जाए। आवश्यकता विहीनता, इन्होंने आवश्यकता विहीनता की बात की है। तो दोस्तों ये दार्शनिक अंदाज है कि आप आवश्यकता विहीनता का, ये कभी भी प्रोफेसर जेके मेहता का मतलब नहीं है कि आप आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए, विरक्त हो जाए, नहीं।
इनका जब आप अच्छे से पढ़िएगा विचारों को, तो इनका मतलब ये है कि उतना ही पैर पसारिए जितनी चादर होए। आप ये प्रयास करिए कि जितनी आपकी आमदनी है उसमें आपकी सारी आवश्यकताएं पूरा हो जाए, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल ये है कि हम अपने इनकम के बियॉन्ड जाते हैं, और जब हम अपने इनकम के बियॉन्ड जाते हैं तो समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो वांटलेसनेस इट मीन टू से एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपनी आवश्यकताओं को अपने इनकम के अकॉर्डिंग समायोजित करते हो और उसी लिमिट में रहते हो कि जितना आपकी इनकम। अगर आप इस चीज को कर पा रहे हो, इस चीज को समझ पा रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवश्यकता विहीनता का मतलब आवश्यकताओं से मुक्त हो जाना नहीं है, इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए। तो फिर मुझसे यही पूछा गया था, आपको मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब मैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में गया तो मुझसे साक्षात्कार में यही पूछा गया था कि अगर प्रोफेसर जेके मेहता के अर्थशास्त्र को मान लिया जाए, उनके डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए जो कहते हैं आवश्यकता विहीनता, तो इकोनॉमिक्स ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो कि आजकल जो है जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई होगी। एक थ्योरी होती थी क्लासिकल की, सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, बट अब तो थ्योरी है डिमांड क्रिएट्स इन ओन सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लाई होगी। अगर इंडिया में गोल्ड की डिमांड है तो गोल्ड की सप्लाई हो रही है, इंडिया में डॉलर की डिमांड है तो डॉलर की सप्लाई हो रही है, किसी भी चीज की डिमांड होगी वो चीजें आ जाएगी। तो यहां पे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आवश्यकताएं कम हो गई, डिमांड ही कम हो गया, तो इकोनॉमिक्स खत्म। ना डिमांड है, ना कंज्यूमरिज्म है, ना उपभोक्तावाद है, ना चीज़ों का प्रोडक्शन है। चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं है तो रोजगार नहीं है, नेशनल इनकम नहीं है, ग्रोथ नहीं है। व्हाट इट मीन टू से इकोनॉमिक खत्म कर दिया। इससे पूछा मुझसे पूछा इंटरव्यू में कि अगर ये सिद्धांत सही है वांटलेसनेस थ्योरी की, तो पूरा इकोनॉमिक्स ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स इन द सेंस खत्म हो जाएगा कि अगर आपकी आवश्यकताएं लिमिटेड हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, EMI कल्चर खत्म हो जाए, तो डिमांड कम तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अब प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्में अगर काम नहीं करेंगी तो रोजगार नहीं देंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, नेशनल इनकम नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा तो आप रिसेशन में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जब हम आवश्यकता विहीनता की बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत पहले ही ये भी क्लियर किया कि आवश्यकता विहीनता का मतलब ये कहीं नहीं है कि आवश्यकताओं से विरक्त हो जाना, मुक्त हो जाना, ऐसा नहीं है। आवश्यकता विहीनता का मतलब यही है कि आप जो है उतना ही डिमांड करें, उतना ही चीज़ों का कंजम्पशन करें कि जो आपकी इनकम आपको अलाउ करती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट। इसको आवश्यकता विहीनता शब्द से उन्होंने नवाजा था। तो आप ध्यान रखिए कि प्रोफेसर जेके मेहता के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अब तक जो है हमने जो इकोनॉमिक्स को बताया उसके दो पक्ष बताए। एक तो वो जो थ्योरेटिकल है, क्लासिकल क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली एक धन का विज्ञान है। न्यू क्लासिकल आते हैं जो कहते हैं जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो कल्याण आधारित है। तीसरा मैंने बताया कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है प्रोफेसर रॉबिन्स का, वो बताते हैं कि बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स संबंधित है डिसीजन मेकिंग से, कि एक इकोनॉमिक एजेंट डिसीजन कैसे लेता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट पॉसिबल यूज करें। और जो सबसे लास्ट में और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपसे ये बताया कि प्रोफेसर जेके मेहता बताते हैं कि वांटलेसनेस की स्थिति तक पहुंचना इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए प्रोफेसर जेके मेहता जो है इकोनॉमिक्स भी है एक, और वो एक दार्शनिक भी है। इनको जो है इंडियन फिलोसॉफिकल सेंट इकोनॉमिक्स का दर्जा प्राप्त है। और मैंने जो इसका व्यवहारिक पक्ष बताया कि चाहे आप इकोनॉमिक्स जानते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते हो, चाहे आप हो चाहे मम्मी हो, वो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा जो है लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उससे जो है आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो उसको एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम के रूप में आता है कि किस तरीके से हम डिसीजन लें कि हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। तो इसका एक व्यवहारिक साइड है, चाहे इकोनॉमिक जाने या ना इसका आप यूज करें। अगर आप सिंपल से देखोगे तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है बहुत सिंपल, अगर मैं इसको समराइज करूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन,
उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित है। देखिए, इकोनॉमिक जो है 3 चीजों से संबंधित है। किससे? उत्पादन से, उपभोग से और वितरण से। अर्थशास्त्र जो है बेसिकली 3 चीजों से संबंधित है, उत्पादन, उपभोग और वितरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लिया तो सबसे सरल रूप से जो आप इकोनॉमिक्स को बेटा डिफाइन कर सकते हो वो इस रूप में आप कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो रिलेटेड है, एक ऐसा सोशल साइंस है जो रिलेटेड है प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। कि किसी भी इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कैसे होता है, कितना होता है। दूसरा चीज कि उस वस्तुओं और सेवाओं का जिसका उत्पादन हुआ है उसका कंजम्पशन कितना होता है, उपभोग कितना होता है। ये दूसरा कंसर्निंग पॉइंट है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वितरण कैसे है वस्तुओं और सेवाओं का। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें उनका वितरण कैसे है। जब तक वितरण नहीं होगा तब तक कल्याण की बात आप नहीं कर सकते हो, वेलफेयर को डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, उसके कंजम्पशन और उसके वितरण के समस्याओं का समाधान करता है। तो अगर आप देखोगे तो जो बेसिक्स एलिमेंट है इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र बेसिकली मुख्य रूप से 3 चीजों से संबंधित हो गया, उत्पादन से, उपभोग से और वितरण से। तो जब हम उत्पादन की बात करें, जब हम उपभोग की बात करें और जब हम वितरण की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट है। तो ये जो हो गया अब तक का जो हमारा पूरा का पूरा व्याख्यान है दोस्तों, ये संबंधित रहा इकोनॉमिक्स के परिभाषाओं से। अब मैं ये आपको बताऊंगा यहां से कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। यहां से मैं ये आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, उसका सब्जेक्ट क्या है, मैटर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है आप जो है सीरियस तरीके से ये समझेंगे यहाँ पे कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद मैं ये आपसे बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स से अलग कैसे है, पृथक कैसे है। तो यहाँ पे जो है मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आइए अंतर करते हैं कि क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी से अलग है। कई बार आप जाते हो इंटरव्यू देने तो पूछा जाता है कि किस तरीके से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से अलग है। अब जरा आइए इसको हम बिल्कुल सरल शब्दों में सीखें। आप कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, आप कभी ये नहीं कहते हो भारतीय अर्थशास्त्र। दूसरी तरफ आप कहते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप ये कभी नहीं कहते हो माइक्रो इकोनॉमी। आप कहते हो मैं इंडियन इकोनॉमी की बुक परचेज करने जा रहा हूँ, तो ये इंडियन इकोनॉमी क्यों, इंडियन इकोनॉमिक्स क्यों नहीं कहते हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में अलग है, फ़र्क है। अर्थशास्त्र कुछ दूसरी चीज़ है और अर्थव्यवस्था कोई दूसरी चीज़ है। कई बार जो स्टूडेंट हैं दोनों में कोई अलगाव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि जो इकोनॉमिक्स है और जो इकोनॉमी है वो एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर रेशनल तरीके से आप सोचेंगे तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अर्थशास्त्र अलग चीज़ है और अर्थव्यवस्था अलग चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थ
शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, और मैं यहां भी बात कर रहा हूं अर्थव्यवस्था की। अब हम देखेंगे कि मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से कैसे अलग है, दोनों में आखिर हैं क्या, व्हाट इज अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, और ये डिटरमाइंस कैसे होते हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन है और ये किस चीज़ को निर्धारित करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर का, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का। ह्यूमन बिहेवियर ये कि जो स्कार्स साधन है, जो सीमित साधन है, उसका सबसे ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाए जिससे जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो अर्थशास्त्र अध्ययन करता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का, कि आपके पास जो साधन सीमित है उस पर आप कैसे सबसे बेहतर तरीके से डिसीजन लोगे जिससे कि आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो बढ़ जाए। तो जब हम किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज्ड स्टडी कहते हैं तो आप जानते हो किसी भी चीज़ की जो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है वो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी साइंस कहलाई जाती है। इसलिए अर्थशास्त्र को बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक विज्ञान है, और ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि मनुष्य जो है वो किस तरीके से डिसीजन ले जिससे कि वो सीमित साधन जो उसके पास स्कार्स रिसोर्स है उससे वो सबसे बेहतर तरीके से कर सके, उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर सके, जिससे उसका संतुष्टि का लेवल है वो सबसे मैक्सिमम हो। तो अर्थशास्त्र को आप इस तरीके से समझ सकते हैं परिभाषा के रूप में, मीनिंग के रूप में। दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, जब हम किसी ज्योग्राफिकल रीजन में या फिर किसी देश में ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप, जब हम आर्थिक क्रियाकलापों को एक क्षेत्र विशेष में, रीजन में, किसी देश में देखते हैं तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो रीजन होगा, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कंट्रीज होगा वो इकोनॉमी है। मतलब इसको उदाहरण से समझिए, मैं अगर कहता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था तो मैं देखता हूँ कि भारत में किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, प्राथमिक एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है, द्वितीयक एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है, तृतीयक एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी जो एक्टिविटीज हैं, आप एग्रीकल्चर के ऊपर डोमिनेंट है, आपकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें सर्विस का क्या रोल है, सर्विस में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम एक क्षेत्र विशेष में, एक देश विशेष में, एक स्टेट विशेष में देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है। तो अब देखो दोनों में फर्क क्या हुआ मीनिंग में। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसीजन मेकिंग साइंस है जो आपको बताता है कि अपने सीमित संसाधनों का कैसे बेस्ट यूज करोगे, जबकि अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था है वो ये बता रहा है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी देश में किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से होती है। तो आपको मीनिंग में आपको समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से किस तरीके से फर्क है। अब दूसरा जो है व्हाट इज, हमेशा जो इकोनॉमिक्स है वो मॉडल्स एंड थियरी से संबंधित होता है। ये मॉडल एंड थियरी, हमेशा जो अर्थशास्त्र है वो एक मॉडल और थियरी से संबंधित है। मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पब्लिक फिनांस पढ़ते हो, तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो आप देखते हो कि ये सारा अध्ययन मॉडल्स और थियरी के माध्यम से होता है। आप डायग्राम बनाते हो, आप यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हो, आप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो रेशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में आप पढ़ते हो, आप किन्स की थ्योरी पढ़ते हो, हेक्सरोलिन मॉडल्स को पढ़ते हो। तो पूरा का पूरा जो आप अर्थशास्त्र देखेंगे ना वो बेस एंड मॉडल्स एंड थ्योरी, ये मॉडल्स एंड थ्योरी के ऊपर है। ये किसके ऊपर निर्भर है, मॉडल्स एंड थ्योरी के ऊपर निर्भर होता है। पूरा का पूरा जो है अर्थशास्त्र मॉडल्स एंड थ्योरी है। वहीं पे जो इकोनॉमी है उस मॉडल और थ्योरी का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर आप किन्स की थ्योरी पढ़ते हो तो किन्स का थ्योरी की अप्लीकेबिलिटी क्या है, वो उसका अप्लाइड फॉर्म्स क्या है। अगर आप रिकार्डो की थ्योरी पढ़ते हो कंपैरेटिव एडवांटेज, तो रिकार्डो की थ्योरी का कंपैरेटिव एडवांटेज का एक किस तरीके से ज़मीनी लेवल पे उसका यूज होगा, दैट इज़ इकोनॉमी।
मतलब इकोनॉमिक्स मॉडल्स एंड थ्योरी से जहाँ संबंधित होता है, वहीं जो अर्थव्यवस्था है उसका एक अप्लाइड फॉर्म होता है, उसका जमीनी उसका अनुप्रयोग है। उसका क्या है? अनुप्रयोग, कि उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, अनुप्रयोग क्या, अप्लाइड फॉर्म्स है। तो दोस्तों, मॉडल्स एंड थ्योरी इज इकोनॉमिक्स, बट यूज ऑफ मॉडर्न एंड थ्योरी, द अप्लाइड फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी, दैट इज द इकोनॉमी। तो एक बहुत बेहतर ये चीज़ है, जब आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो अगर आप उदाहरणों के माध्यम से ऐसे बताएंगे तो एग्जामिनर और जो आपका बोर्ड होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हमेशा जब आपको प्रयास करना चाहिए कि हमेशा जो है प्रश्नों का उत्तर जब आप दें तो हमेशा जो है कुछ एग्जाम्पल से और सरल भाषा में दें। लिखने में भी आपका यही प्रयास होना चाहिए कि हमेशा जो है सरल भाषा में लिखें। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इलाहाबाद था और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने यूपीएससी आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए हैं। तो जब पहला मैंने मेंस लिखा था 2008 में, तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखूँगा और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखूँगा, कॉम्प्लेक्स लिखूँगा, टफ लिखूँगा। तो ऐसा इवेल्युएटर सोचेगा कि इसने स्टडी बहुत ज़्यादा की है तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पहला मेंस मैंने लिखा 2008 में, उसी साल मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था। तो मैं देखता हूँ कि सबसे खराब नंबर मुझे मिले। कभी भी आपको अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन है वो इस तरीके से करना है कि सामने वाले को, इवेल्युएटर को बहुत ही सरल तरीके से आप उसे समझा लें। यही सबसे बड़ी चीज़ है यूपीएससी के एग्जाम में, कि जो नॉलेज का परफॉर्मेंस है आपको सरलतम रूप में करना है। लिखते समय आप अपना डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए, केस स्टडी का हवाला दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिले मेंस में, तो केस स्टडी पे जरूर फोकस करिए कि केस स्टडी क्या रही है। तो कई बार मैं देखता हूं कि ये सब चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। जो आप सेंटेंस लिखेंगे, जो आप चीज़ों को लिखेंगे, आप आर्टिकल्स के निबंध लिखते हैं वहाँ पे, तो आपके जो निबंध में फ्लो होनी चाहिए और निबंध एक बिल्कुल सरल फॉर्मेट में होना चाहिए। जब भी कभी आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करोगे वो आपको उतने अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे यूपीएससी में। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जो बहुत, देखिए इसलिए आपसे कही जाती है, इस बात को आपने कई बार सुना होगा कि यूपीएससी के एस्पिरेंट को एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। अब एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी को क्यों बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी जब आप कभी पढ़ते हो, आप 6th की, 7th की, 8th की, 9th की एनसीईआरटी निकालो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है 11th 12th की, तो चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में लिखी होती हैं, बहुत ही सरल भाषा में। और उसमें इस तरह से फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, उसमें इस तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं और साथ ही साथ केस स्टडी भी दिया होता है कि वाटर जो है कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक राज्य के किसी एक स्पेसिफिक जिले में, किसी एक स्पेसिफिक जो है गांव में किया गया और वो बहुत ज़्यादा सफल रहा। तो आप देखते हो ना, उसमें कई तरह के केस स्टडी भी आप देखते हैं बॉक्स में दिया होता है। ये यूपीएससी का जो लिखने का जो तरीका आपका होना चाहिए मेन में, वो मेन में लिखने का तरीका एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए। आपको यही तरीके से लिखना है आपको, चाहे आप जर्नल स्टडीज का पेपर दे रहे हो, मेंस में अपना ऑप्शनल दे रहे हो या एस्से लिख रहे हो। आपको लिखने में अगर आप एनसीईआरटी लाइक आप लिख सको कि चीज़ों को हम बहुत सरल रूप में लिख रहे हैं, साथ ही साथ जो हम लिख रहे हैं चीज़ों को उसमें फ्लो है, इंटरकनेक्टिविटी है, एक पैरा दूसरे से मैच कर रहा है, इंटरकनेक्टिविटी है उसमें फ्लो है, तो सिंपल है, उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये एग्जामिनर के सामने आपका जो, देखिए आप पढ़ते हो 5 साल 6 साल और आईएएस का मेंस लिख के आते हो, और कोई पढ़ा है 1 साल हुआ आईएएस का मेंस का लिख के आया, लेकिन दोनों के में किसने 6 साल पढ़ा है ये आपको सिर्फ वो 3 घंटे का समय निर्धारित करता है। उसमें कहीं ये कॉपी में नहीं लिखा होता है कि मैं पिछले जो है 2015 से तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, और ये कोई नहीं लिखेगा कि मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पहला ही साल है, ऐसा नहीं है। जो आप लिखते हो ना 3 घंटा 10, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको यही करना चाहिए कि अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, और इस फॉर्म में होना चाहिए कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप बहुत सरल शब्दों में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप फ्लो चार्ट का सहारा लें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस हिस्ट्री लिखें, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लिखें। किसी भी चीज़ को जब आप लिख रहे हो तो उसको आप किस चीज़ से एविडेंस बेस्ड प्रूफ दीजिए, तो आपका जो है आंसर राइटिंग सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो मॉडल्स एंड थ्योरी है, इसमें हम सिद्धांतों की बात करते हैं, और इकोनॉमी जो है इसी मॉडल्स एंड थ्योरी का एक अप्लाइड फॉर्म्स है।
अब देखिए जो डिटरमाइंस है वो ये कहता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग मेक्स डिसीजन व्हेन देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब संसाधन आपके पास बहुत सीमित है तो मानव किस तरीके से डिसीजन लेगा ये अर्थशास्त्र निर्धारित करता है। जबकि जो इकोनॉमिक है वो ये दिखाता है हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो डिफरेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उसमें संसाधन कैसे वितरित हुए हैं इसके ऊपर फोकस करता है। बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जो संसाधन है उसका एलोकेशन विभिन्न लोगों के बीच कैसा हुआ है, ये इकोनॉमिक का काम है। ये इकोनॉमिक्स नहीं बताता है। इकोनॉमिक्स तो ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से डिसीजन लेगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हम भारतीय अर्थशास्त्र नहीं कहते हैं, इसलिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये बताती है कि भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है, टर्सरी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है, सर्विसेज का क्या सिचुएशन है ना। तो ये इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये अर्थशास्त्र जो है मॉडल्स एंड थ्योरी है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अब बहुत क्रिस्टल क्लियर आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे से अलग कैसे हैं, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से अलग कैसे। अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे आपसे इकोनॉमिक्स का। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन हम दो भागों में करेंगे। एक को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था नहीं आप बोलेंगे ना, अर्थशास्त्र बोलेंगे। और यहां पे हम इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए अब हमको सीखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो दो भागों में बटा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अब हम सीखते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए जो एक्चुअली जो माइक्रो जो ये टर्म्स है ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है। किससे लिया गया है? माइक्रो से लिया गया है। वहीं पे जो ये मैक्रो शब्द है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड माइक्रोस और ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये जो माइक्रोस है इसका मतलब होता है स्मॉल, या फिर आप इसको कह सकते हो इंडिविजुअल, छोटा या एकल। छोटा या एकल, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? एक या एकल। और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज या फिर ग्रुप। देखिए ये देखिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन माइक्रो और मैक्रो में दोस्तों किया गया है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो टर्म्स है वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है। तो जो ये माइक्रोस है इसका मतलब होता है स्मॉल या फिर इंडिविजुअल, छोटा या फिर एक, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज या ग्रुप। इसका मतलब अर्थशास्त्र का जो एक भाग है वो छोटा है और दूसरा बड़ा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी समस्या का जब समाधान करने की दिशा में हम बढ़ते हैं तो हमारे पास किसी समस्या के समाधान की दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति है इंडिविजुअल लेवल पे जाके, व्यक्तिगत स्तर पे जाके अध्ययन करें हम समस्या का, और एक उसी समस्या का अध्ययन आप मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, ग्रुप लेवल पे कर सकते हो। जब हम समस्या का अध्ययन माइक्रो लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे होते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बड़े स्तर पे, लार्ज लेवल पे, ग्रुप के लेवल पे, समूह के स्तर पे या देश के स्तर पे खोज रहे होते हैं तो दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। एक समस्या का अध्ययन एकल पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, दूसरा समस्या का उद्देश्य पूरे
समूह के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से या देश के माध्यम से करता है। अब इसको अच्छे से आपको समझना है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से इसे मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। व्हाट इज माइक्रो, अब हम बताते हैं आपसे कि माइक्रो क्या है, इंडिविजुअल अध्ययन क्या है। देखिए, इंडिविजुअल का मतलब है एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक इंडस्ट्री। जब हम किसी समस्या का अध्ययन एक व्यक्ति के नज़रिए से करें, एक फर्म्स के नज़रिए से करें, एक उद्योग के नज़रिए से करें, तो ये जो समस्या होगा वो माइक्रो होगा। लाइक एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि रमेश की आय बढ़ रही है। अब रमेश एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है और उसकी आय बढ़ रही है, तो ये जो समस्या है वो माइक्रो एनालिसिस है। एक स्पेसिफिक व्यक्ति को मैंने पकड़ा है, रमेश को, और मैं बोलता हूँ उसकी आय बढ़ गई है। दैट इज द ओके ना, माइक्रो इकोनॉमिक सोल्यूशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, अब देखिए मैं रमेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ पूरे राष्ट्र की ही आय बढ़ गई है। अब जब पूरे राष्ट्र की आय बढ़ गई है तो दैट इज द माइक्रो, क्योंकि आय की बात तो दोनों में हो रही है ना। लेकिन एक जो प्रॉब्लम का स्टडी हम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, और दूसरे में जो हम समस्या का अध्ययन है जो वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लार्ज लेवल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो और मैक्रो के बीच जो अंतर है ना, वो एक ही समस्या के अध्ययन की पद्धति क्या है इसके ऊपर निर्भर कर रही है। अगर अध्ययन की पद्धति एक व्यक्ति है, एक फॉर्म है, ओके ना, तो ये होगा माइक्रो। लेकिन अगर वो पद्धति बड़े लेवल पे आप जाओगे तो दैट इज मैक्रो। लाइक एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि जो सागर है वो बेरोजगार है, तो सागर बेरोजगार है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है। सागर बेरोजगार है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति की बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है कि पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर मैं कहता हूं कि रिलायंस को फायदा हुआ, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, क्योंकि मैं सिर्फ रिलायंस की बात कर रहा हूं कि रिलायंस को फायदा हुआ। लेकिन ये मैं कहूं कि अगर देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है और मैं कहूं कि पूरे फर्मों को फायदा हो रहा है, तो दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, क्योंकि मैं पूरी फर्मों की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलायंस। तो दिस इज द डिफरेंस। एक में उसी समस्या का अध्ययन मैंने माइक्रो लेवल पे किया, इंडिविजुअल लेवल पे किया, और दूसरे उसी समस्या का अध्ययन मैंने मैक्रो या बड़े स्तर पे किया। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि टमाटर की कीमतें बढ़ गई। अब बताओ, टमाटर की कीमतें बढ़ गई, कौन सा एनालिसिस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो? आप बताओ क्या है, कमेंट करो मुझे क्या है। जो ये समस्या है दोस्तों माइक्रो लेवल की, क्योंकि मैं एक सिर्फ टमाटर की बात कर रहा हूं कि टमाटर की कीमतें बढ़ गई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुद्रास्फीति, कीमत स्तर बढ़ रही है, जनरल प्राइस लेवल इज राइज, जब मैं कहता हूं कि सामान्य कीमत स्तर बढ़ रही है, जनरल प्राइस लेवल इज राइज, तो दैट इज द प्रॉब्लम इज मैक्रो। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्रास्फीति की बात कर रहा हूँ कि जनरल प्राइस लेवल ही बढ़ गया भाई। तो ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, ये समष्टि भावी जो है दृष्टिकोण हो गया, जिसमें ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो है समष्टि लेवल पे कीमतें बढ़ गई। तो बस बहुत ही आसान है, जब आप किसी भी स्तर पे जाओ समस्या को लेके और इंडिविजुअल से, एक व्यक्ति से, एक फर्म से बात करोगे कि एक फर्म में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी की बात करोगे, तो दैट इज माइक्रो। और बाकी उसी समस्या का अगर आप मैक्रो लेवल पे अध्ययन करोगे ना, देश के लेवल पे अध्ययन करोगे, तो आप इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहोगे। जैसे प्राइस लेवल का बढ़ जाना, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाना, पॉवर्टी मास लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ तो दैट इज माइक्रो। और जब उसी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे मैं आके जाऊँ तो इसको माइक्रो हम कहेंगे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में बेसिक फर्क क्या है। और माइक्रोस एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ शब्द है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, और मैक्रोस भी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ शब्द है, इसको भी पूछा जाता है। अब हम आपसे ये बात कर लें कि एक्चुअली हम माइक्रो में पढ़ते क्या है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो सब्जेक्ट मैटर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का
वो क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, एंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है उत्पाद कीमत निर्धारण, इसका मतलब है साधन कीमत निर्धारण, और इसका मतलब है वितरण। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है दोस्तों, वो बेसिकली 3 चीजों से संबंधित है। एक, उत्पाद कीमत का निर्धारण कैसे होगा, दूसरा साधन का कैसे निर्धारित होगा कीमतों का, और फिर मैं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण से क्या मतलब है। देखिए, इकोनॉमी में प्रत्येक चीज की एक प्राइस होती है, किसी भी प्रोडक्ट, पहली बात कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। मेरे हाथ में ये मार्कर है और इस मार्कर की प्राइस 25 रुपये है, ओके ना। तो इस मार्कर की प्राइस 25 रुपये क्यों है? क्यों नहीं जो है इसकी कीमत 200 रुपये, और क्यों नहीं 10 रुपये है? ये 25 रुपये क्यों है? देखिए, सामने एक फैन चल रहा है मेरा, ये 1500 का है। अब ये 15,000 का क्यों नहीं है? वो सामने मेरा एसी वो 40,000 का, वो क्यों नहीं 1500 का है? इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ों को देखोगे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप देखोगे, सबकी एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि किसी भी वस्तु की एक स्पेसिफिक प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है और इस प्राइस में अंतर कैसे आता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग। लाइक एग्जांपल, अभी आप टमाटर खरीद रहे हो 40 रुपये के जी, और कई बार वही टमाटर आप 100 रुपये के जी परचेज करते हो। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये दिखाया जाता है कि एक्चुअली प्राइस 40 रुपये टमाटर का हुआ कैसे। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइस कौन निर्धारित करता है, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। और फिर प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो कैसे डिटरमाइन होते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक आप देखोगे जो पार्ट्स है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग की है कि इकोनॉमी में प्रत्येक वस्तु की प्राइस निर्धारित कैसे होती है, उसके प्राइस के डिटर्मिनेंट्स कौन है, और उस प्राइस में अगर चेंजेज आते हैं तो वो प्राइस का जो चेंज क्यों आते हैं, तो कैसे प्राइस निर्धारित हुआ, उसमें चेंज क्यों आए। तो इसमें आप डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज की बात करते हो। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने में 2 शक्तियां काम करती हैं, एक मांग की शक्ति और दूसरी पूर्ति की शक्ति। जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन हो गई, और जहां पे कभी सप्लाई की अपेक्षा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया वहां पे प्राइस राइज हो जाएगी। आप देखेंगे टमाटर की सप्लाई हो गई, अब टमाटर की सप्लाई अगर हो गया जाड़ों के सीजन में तो फिर कांस्टेंट है, वो सप्लाई अब बढ़ नहीं रही है। लेकिन अगर शादी का सीजन शुरू हो गया, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया और टमाटर की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएंगे। दैट्स द सिंपल मतलब जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है एक्चुअली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन। ये डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से होता है। पनीर की कीमतें आप 300 रुपये के जी खरीदते हो, और जो शादी का सीजन शुरू होगा, फेस्टिव सीजन होगा, वो 350-400 रुपये के जी हो जाएगा रक्षाबंधन में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो प्राइस है इसलिए बढ़ गई उसकी प्राइस क्योंकि यहाँ पे जो है उसका डिमांड बढ़ गया पनीर की, सप्लाई से अपेक्षा डिमांड। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से होता है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डिमांड उतनी ना बढ़े तो प्राइसेस गिर जाएंगे। आप देखेंगे ना जाड़े के दिन में धनिया की पत्ती जब पापा जाते हैं तो 10 रुपये का इतना ज़्यादा उठा के लेके आते हैं, और आज आप 10 रुपये की धनिया पत्ती खरीदिए तो 4 पत्ती तोड़ के देता है वो आपको। तो ये एक्चुअली डिटरमाइंड है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज के द्वारा। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेज आपके कम हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्ट प्राइसिंग, उत्पाद कीमत निर्धारण। दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग। देखिए, उत्पादन किसी भी चीज़ का होता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और बेसिकली 4 तरह की फैक्टर की बात की जाती है: लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर मतलब श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी। ये जो 4 जो है उत्पादन के साधन है: श्रम,
भूमि, पूंजी और साहसी, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार जो है उत्पादन के साधन, इसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन, किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन करने चले जाइए, आप मार्कर बनाना है, आपको जूता बनाना है, आपको कपड़ा बनाना है, तो एटलीस्ट 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लेबर को क्या मिलता है? वेज मिलता है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिम्यूनरेशन। लेबर को क्या मिला दोस्तों? वेज, मजदूरी। लैंड को क्या मिला दोस्तों? लगान। पूंजी को क्या मिला? ब्याज। और साहसी को क्या मिला? प्रॉफिट। ये क्या है? चारों उत्पादन के साधनों का रिम्यूनरेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ये स्पष्ट करता है कि श्रम के मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, कैसे वेज निर्धारित होगी, कैसे रेंट निर्धारित होगी, कैसे इंटरेस्ट निर्धारित होगा और कैसे प्रॉफिट निर्धारित होगा। तो इकोनॉमी में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको जो रिम्यूनरेशन है, मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में, ये निर्धारित कैसे होता है? आपको जब ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत से थ्योरी आपको मिलेंगे। क्लासिकल भी थ्योरी मिलेगा, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी मिलेगा, है ना, मॉडर्न थ्योरी भी आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक इतिहास है, पूरा का पूरा एक थॉट प्रोसेस है कि मजदूरी क्यों निर्धारित की जाती है, कितनी निर्धारित की जाती है, कितनी दी जानी चाहिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे मॉडल्स एंड थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये रहा हमारा फैक्टर प्राइसिंग। फिर जो है यहाँ पे वितरण का समस्या है कि समाज में व्यक्तियों को जो रिम्यूनरेट कैसे किया जाए, उसका वितरण कैसे हो। तो तीसरा जो इसका पायदान है वो वितरण से संबंधित है कि किस तरीके से यहाँ पे साधनों का जो है, रिसोर्सेज का जो वितरण होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का जो सब्जेक्ट मैटर हुआ आपका वो हो गया, पहला नंबर का उत्पाद कीमत निर्धारण, दूसरे नंबर पर हो गया साधन कीमत निर्धारण और तीसरे नंबर पर हो गया वितरण। यहाँ पे जो मैंने बताया साधन कीमत निर्धारण में वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यहाँ पे जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्रॉफिट है वो अलग एक पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ लॉस हो सकता है निगेटिव, लेकिन बाकी जो है वेज को, रेंट को और इंटरेस्ट को कभी भी निगेटिव रिम्यूनरेशन नहीं होता है। तो दोस्तों आज का जो ये लेक्चर था हमारा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने बात किया इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी से अलग कैसे है, इसका जो है क्लासिफिकेशन माइक्रो मैक्रो में कैसे करते हैं, माइक्रो का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। आप लोग पूरे मनोबल से, पूरे मन लगा के, पूरे क्षमताओं से स्टडी को करिए, पढ़ाई कीजिए। जितना आप डेडिकेशन रहेंगे, अपने ऊपर जितना आप फोकस करेंगे, अपनी क्षमताओं को जितना निखारेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आपको मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेके आऊँगा। उसमें हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम से संबंधित कॉन्सेप्ट, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।